कर रहे थे वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग की। और रीमॉडलिंग में हम लोगों ने क्या बात करी कि जरूरत के हिसाब से हार्ट में चेंजेस होते रहते हैं, और वो चेंजेस के हिसाब से बाद में क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी तो हो जाती है, लेकिन उतना ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ता है, तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, है ना, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। चेंज इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ऊपर वाले ने जो बना के भेजा था उसको एकदम मॉडल चेंज हो गया, है ना। तो हाइपरट्रॉफी की वजह से साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, शेप बदल सकता है, स्ट्रक्चर बदल सकता है, और इन सब की वजह से फंक्शन गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग समझ में आया। अब वेंट्रिकुलर मॉडलिंग का कारण क्या है, रीमॉडलिंग का कारण क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात करा था कि अगर वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, यहाँ पे ये हाइपरट्रॉफी या वेंट्रिकुलर मसल्स है ना ये, और ये किस वजह से हुई, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से हुई। तो ये वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग कहीं ना कहीं एंजियोटेंसिन 2 का ही पार्ट है, क्योंकि इसी की वजह से हाइपरट्रॉफी हो रही है, और अल्टीमेटली इसी की वजह से बाद में नेक्रोसिस वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है। तो रीमॉडलिंग का कारण है ना मेनली हाइपरट्रॉफी है, जो कि एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। अब आप देखो ट्रीटमेंट पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट पार्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि इसे हमें हाइपरट्रॉफी को बचाना है, क्योंकि एक बार वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग हो गई, है ना, तो फिर हार्ट का स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा के लिए, है ना, उसकी शक्ल और सूरत बिगड़ जाएगी, तो उसको नॉर्मल शेप में आप नहीं ला पाओगे। तो इसका मतलब हमें वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करना है। अब वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो हम लोग एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना, इसको हम लोग ब्लॉक कर दें, क्योंकि एक्सेसिव एंजियोटेंसिन 2 अगर बनेगा तो वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसी आप लोगों को 2-3 दवाइयां पता है जिससे कि हम एंजियोटेंसिन 2 के एक्शंस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जल्दी से बताओ कौन कौन सी दवाइयां हैं जिससे हम एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, ये हम वेरी गुड। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंस है दवाइयों की। तो ये दवाइयां अगर हम हार्ट फेल्योर के पेशेंट में दे दें तो मरीज को कोई फायदा नहीं होगा, मरीज के लक्षणों में कोई फायदा नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट उसका नहीं होगा, लेकिन इन दवाइयों की वजह से जो वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग होनी थी वो आप बचा सकते हो। और अगर एक बार वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग बच गई तो मरीज का जो लाइफ है वो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग के बाद फिर हार्ट को रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है, तो फिर डेथ के जल्दी चांस है। तो ये दवाइयां आप बोल सकते हो कि ये क्या करती हैं, ये कहीं ना कहीं मरीज के सर्वाइवल को बढ़ा देती हैं और डिजीज प्रोग्रेस को कम कर देती हैं। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले तो मैं कारण लिख रहा हूँ, है ना। तो वेंट्रिकुलर मेनली अकर
ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2 and sympathetic overactivity. ये कल हमने बताया था कि जिस समय हार्ट फेल होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाती है। तो ये दोनों, तो ये कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? ड्रॉबैक ये हुआ कि हार्ट की रिमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो following drugs arrest the disease progression, arrest the disease progression and prolong the survival of patient. ठीक है, अरेस्ट द डिजीज प्रोग्रेशन। सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट नहीं है। मरीज को अगर हम एसी इनहिबिटर या एआरबी देंगे तो उससे मरीज को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर अंदर जो डिजीज आपकी बढ़ रही थी, जो आपका हार्ट खराब हो रहा था, हमने उसको रोक दिया। ठीक है, तो कौन कौन सी दवाइयां हैं पहले तो आप लोग ये याद कर लो। तो एक हो गई आपकी ACE इनहिबिटर्स ऑब्लिक ARB, ये दोनों दवाइयां आपको पता है। ईटर क्या करता है? 1 से एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देता। ठीक है, और ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो ये दोनों ही हमारे एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, एक तीसरी भी है यहाँ पे जो हमने डाययूरेटिक्स में पढ़ाया था, वो है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का भी रोल है वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग में, और ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन को अगर हम ब्लॉक करते हैं, एक ड्रग हमने आपको पढ़ा रखी है, सिखा रखी है ना, एग्जाम्पल स्पाइरोनोलैक्टोन, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स जिसे बोलते थे। तो ये भी हमारी रीमॉडलिंग को रोकती है। और सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के लिए कौन सी है? बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो कल हमने आपको बताए थे कि जो 3 बीटा ब्लॉकर्स हैं, केवल 3 यूज करते हैं, ओनली 3 बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये दवाइयाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये दवाइयाँ हमारी वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग को प्रिवेंट करने वाली दवाइयाँ। याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हो 3AB, ये ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये बी हो गया। तो 3 ए हो गए और 1 बी हो गए। ठीक है, अब आप देखो, ये तो हो गए आपके डिजीज के प्रोग्रेशन वाली दवाइयां, स्टॉप करने वाली दवाइयां। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंजेस्टिव सिम्टम्स को कैसे कैसे कौन कौन सी दवाइयां हमारी करती हैं। तो रिलीफ ऑफ कंजेस्टिव सिम्टम्स। ठीक है, अब
कौन कौन सी दवाइयां हैं जो मरीज के लक्षणों में इंप्रूवमेंट कर देंगी। जो कंजेशन है, जो पल्मोनरी कंजेशन है, हिपैटोमेगैली है, स्प्लीनोमेगैली है, जेबीपी बढ़ा हुआ है, ये जो मरीज की प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसे खत्म होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये नीचे दवाइयां मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिलीफ में अकर बाय फॉलोइंग ड्रग्स। कौन कौन सी दवाइयां हैं। तो नंबर वन हम लोग बोलते हैं आयनोट्रॉपिक ड्रग्स। आयनोट्रॉपिक ड्रग्स। नंबर टू डायूरेटिक्स। नंबर थ्री डायलेटर्स। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे आयनोट्रॉपिक ड्रग्स। आयनोट्रॉपिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ये भी हम पहले एक बार पढ़ा चुके हैं जब हार्ट की हमने शुरुआत करी थी, है ना। क्रोनोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक, आयनोट्रॉपिक। कोई जल्दी से बताएगा आयनोट्रॉपिक ड्रग्स का क्या मतलब होता है। नीरज मिश्रा, वेरी गुड। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेरी गुड। तो एक ही बच्चे को याद है, बाकी लोग भूल गए हैं। तो आयनोट्रॉपिक ड्रग्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें। ठीक है, तो ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। तो यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि वेंट्रिकुलर फेल्योर में हुआ क्या था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही कम हो गया था। तो अगर कोई ऐसी दवाइयां हैं जो फिर से उनको ज्यादा ताकतवर बना दें, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें, तो ऐसी दवाइयों से जो हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा फिर से ब्लड पंप होना शुरू हो जाएगा, फिर से ब्लड इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आयनोट्रॉपिक ड्रग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कौन कौन सी हमारे पास आयनोट्रॉपिक ड्रग्स हैं। तो इसको याद करने के लिए आप लोग याद करोगे एग्जाम्पल 3D। एग्जाम्पल 3D, तो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ए, डिजिटेलिस। डिजिटेलिस, ठीक है। डिजिटेलिस का एक दूसरा नाम भी है, आल्सो कॉल्ड एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। आल्सो कॉल्ड एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब इनके बारे में हम लोग बात कर लें जरा कि क्या चक्कर होता है। ठीक है, तो डिजिटेलिस में अगर हम लोग एग्जाम्पल पहले देख लें, तो दो ड्रग हैं जो अक्सर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन obtained from digitalis purpurea। और दूसरी है डिजॉक्सिन obtained from digitalis lenata।
डिजिटेलिस लेनाटा। तो अब आप लोग पहले बात को समझ लो। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आयनोट्रोपिक ड्रग्स। आयनोट्रोपिक ड्रग्स में क्या खास बात थी? ऐसी दवाइयां जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा दें। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटेलिस ग्रुप। यहाँ पे हम ग्रुप भी लिख सकते हैं, डिजिटेलिस ग्रुप। डिजिटेलिस ग्रुप की दवाइयां हैं। और डिजिटेलिस ग्रुप क्यों कहलाता है? क्योंकि ये प्लांट आप लोग देख लो, है ना, ये आप लोगों ने आयुर्वेदा में पढ़ा होगा, इसकी हिंदी देख लेना। तो आप लोग जो है इसको कार्डियक प्रॉब्लम्स में यूज करते होगे, ठीक है। तो एलोपैथिक आपको पता है कि आयुर्वेदा और यूनानी से ही ओरिजिन हुई है। तो वहां से आप लोगों का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी हम लोग जो है दवाइयां बना देते हैं, टेबलेट बना देते हैं। तो डिजिटेलिस आपको जरूर पढ़ाई जाती होगी फार्माकोलॉजी में, है ना। तो ये दो दवाइयां हैं, दो हमारे जो है वहां से जो रिएक्टिव या एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। एक है डिजिटॉक्सिन और दूसरा है डिजॉक्सिन, है ना। ये दोनों अलग अलग प्लांट से मिलते हैं। तो अलग अलग प्लांट से मतलब कि ज्यादातर क्या होता है कि किसी में कम या किसी में ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये डिजिटेलिस ग्रुप या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इनकी क्या खास बात है? तो इनकी बढ़िया खास बात सबसे पहली क्या है कि सबसे पहली खास बात है कि ये दवाइयां फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हार्ट में बढ़ा देती हैं विदाउट इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है। तो ये अब मैं लिख देता हूँ, डिजिटेलिस या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इंक्रीज force of contraction without increasing oxygen consumption, without increasing oxygen consumption, ठीक है। अब ये यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है कि विदाउट इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन, है ना। मतलब पहले आप 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर जा रहे थे, अभी आपका 1 लीटर ही पेट्रोल है, अब आप लेकिन 50 किलोमीटर जाने लगे। तो ऑक्सीजन आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ा, लेकिन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इन दवाइयों ने बढ़ा दिया। ये डिजिटलिस की खास बात है, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है हार्ट को, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले इसकी खास बात हो गई। दूसरी चीज आप देखो क्या है, दूसरी खास बात क्या है। अगर हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो ये अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, है ना। जो आपके एमओ के मेडिकल ऑफिसर के एग्जामिनेशन होते हैं या एमडी के एग्जाम में जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो साइड इफेक्ट्स पे जो एक पहला इम्पोर्टेंट बात है क्या है कि इसको खाने से, डिजिटेलिस को खिलाने से जीआईटी साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, है ना। उल्टियां स्टार्ट हो सकती हैं, नौजिया हो सकता है, भूख लगनी बंद हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो इसीलिए ये पूछा जाता है। तो साइड इफेक्ट्स, अर्लीस्ट साइड इफेक्ट जो सबसे पहले आता है, अर्लीस्ट साइड इफेक्ट आर जीआईटी साइड इफेक्ट। एग्जाम्पल, nausea, vomiting, anorexia, पेन, एटसेट्रा, ठीक है। तो उल्टियां हो सकती हैं, है ना। एनोरेक्सिया का सबको मतलब पता ही है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख न लगना, और पेट में मरोड़ होना, पेन। तो ये डिजिटेलिस के सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। दूसरा, इसके अलावा और क्या साइड इफेक्ट होते हैं?
तो कार्डियक साइड इफेक्ट्स भी हैं। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ाता है, लेकिन इससे हार्ट में बहुत टाइप की एरिथमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और लगभग किसी भी टाइप की एरिथमिया हो सकती है। तो एक बात अगर हम लोग बोलें, ऐसे लिख सकता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ एरिथमिया may be produced by digitalis. Example, ventricular arrhythmia, supraventricular arrhythmia, supraventricular arrhythmia, etc. ठीक है, तो ये दोनों ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो जीआईटी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले साइड इफेक्ट, अर्लीस्ट साइड इफेक्ट्स कौन से आते हैं, तो जीआईटी के साइड इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब यूजेज, अगर डिजिटलिस को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो यूजेज आप हमने बता ही दिया आपको। नंबर 1 CHF, नंबर 2 MI में यूज कर सकते हैं। MI में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि LVF या RVF में अकर आफ्टर अटैक। क्योंकि किसी को हार्ट अटैक पड़ा, तो हार्ट अटैक के बाद उतनी मसल्स आपकी नेक्रोसिस हो गई। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट इन्वॉल्व था तो लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल का पार्ट इन्वॉल्व था तो राइट वेंट्रिकल डैमेज हो जाएगा। तो हार्ट अटैक के बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि LVF या RVF मरीज को डेवलप हो जाए। ऐसी कंडीशन में आपको LVF या RVF का ट्रीटमेंट करना होगा, तो आपको डिजिटलिस देना होगा। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो फिर से देख लो हम लोग क्या बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे हैं आइनोट्रोपिक ड्रग्स की, और आइनोट्रोपिक ड्रग्स में हम लोगों ने बात करा डिजिटलिस ग्रुप की। 3D मैंने बताए हैं आपको, तो इसमें हम लोगों ने बात करी सबसे पहले डिजिटलिस ग्रुप की। तो बल्कि हम यहाँ पे लिख देते हैं तो जिससे आपको थोड़ा याद रहे। 3 कौन कौन से हैं, एक तो डिजिटलिस हो गया, दूसरा डोपामिन या डोब्यूटामिन, और तीसरा डाइस्ट्रेज इनहिबिटर। तो डिजिटलिस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा हम लोग देखें डोपामिन एंड डोब्यूटामिन के बारे में। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, है ना, डोपामिन एंड डोब्यूटामिन। पहली खास बात क्या है ना, दीज आर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। अब ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं इनके बारे में कि सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब क्या हुआ, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करने वाली दवाइयां। और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, विद इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे डिजिटलिस और इसमें यही फर्क है, डिजिटलिस से ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं बढ़ा था, है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन डिमांड की जगह बल्कि ऑक्सीजन कंजम्पशन कर देते हैं।
लेकिन तब भी आपका मसला तो सॉल्व हुआ। क्यों मसला सॉल्व हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को दवाइयां बढ़ा रही हैं। और हार्ट फेल्योर में हमारी क्या दिक्कत थी? मस्कुलर वीकनेस हो गई थी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम हो गया था। तो अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएगा तो मरीज के सिम्टम्स क्या होने लगेंगे? इंप्रूव होने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डोपामिन एंड डोब्यूटामिन। अब हम लोग तीसरी देखते हैं, डायस्ट्रेज इनहिबिटर। पहले आप लोग समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। डायस्ट्रेज इनहिबिटर्स, एक्चुअली पूरा इनका नाम है PDE3 इनहिबिटर्स। और इसमें दो ड्रग्स हैं, एमरीनोन एंड मिलरीनोन। अब इनका काम पहले समझ लेंगे क्या होता है। हम लोगों के हार्ट में साइक्लिक एएमपी होता है, और साइक्लिक एएमपी हमारा क्या करता है? इंक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स, और इसकी वजह से इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। दूसरी खास बात क्या होती है कि साइक्लिक एएमपी का हमारा मेटाबोलाइजेशन होता है। तो मेटाबोलाइज बाय PDE3। PDE3, PDE का फुल फॉर्म क्या है? फास्फोडाइस्ट्रेज 3। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें, अगर हमने क्या करा, PDE3 इनहिबिटर्स दे दिए, तो PDE3 इनहिबिटर्स दे देंगे तो हमारा साइक्लिक एमपी मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। तो साइक्लिक एमपी का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम हमारा बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया? लिख देते हैं यहाँ पे। PDE3 एंजाइम degrade cyclic AMP, degrade cyclic AMP present in heart, so PDE3 inhibitors increases cyclic AMP, cyclic AMP का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, which causes increase influx of calcium, and so force of contraction increases। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो PDE3 हमारा क्या करता है, एक लाइन में आप याद कर लो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। तो अगर हम PDE3 एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगा। और साइक्लिक एमपी बढ़ने का मतलब है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ये दो दवाइयां हैं, एमरीनोन एंड मिलरिनोन। ठीक है, तो इन दवाइयों को यूज कर सकते हैं।
अब आप देखो, ये हम लोगों ने बात करी अभी तक आइनोट्रोपिक ड्रग्स की। अब हम लोग बात करने वाले हैं डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स नंबर 2, डायूरेटिक्स। तो पहले इतना देख लें आप लोग समझ पाए कि नहीं। हाँ, तो समझ में आया। ऐसी दवाइयां, ऐसी ग्रुप जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देती हैं, ऐसी दवाइयों को क्या बोलते हैं? आइनोट्रोपिक्स। ये आप जरूर याद रखो। ठीक है। कोई ऐसी दवा बताओ जो हमारे हार्ट की मसल्स की ताकत को बढ़ा देती हैं विदाउट इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाए लेकिन ऑक्सीजन कंजम्पशन ना बढ़े। तो डिजिटेलिस ग्रुप है पूरा, है ना, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और भी कई सारी ड्रग हैं। ठीक है, तो डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन। और प्लांट जरूर आप लोग याद कर लेना, क्योंकि आयुर्वेदा या यूनानी में प्लांट्स बहुत पूछे जाते हैं। किसी को पता है डिजिटेलिस लेनाटा या परपुरिया का इंग्लिश नेम किसी को पता है? वैसे तो हमें भी नहीं पता है, आप लोग गूगल में देखना। देखो कुछ लोग बता रहे हैं, है ना, हृत पत्री। हृत क्या, हृदय पत्री होगी फिर तो। है ना, इसीलिए उसका हृदय पत्री नाम रखा गया होगा। तो एक बार जरूर देख लेना तुम लोग डिजिटलिस का हिंदी में क्या नाम है, और इसको कोरिलेट कर लेना। जब भी आप आयुर्वेदा में पढ़ो तो उसको सीएचएफ में यूज करते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। तो इसको आप लोग कोरिलेट जरूर करना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जल्दी से अब हम डायूरेटिक्स के बारे में बता दें। तो डायूरेटिक्स की पहली खास बात क्या है कि डायूरेटिक्स अगर हम देते हैं तो ये डू नॉट अल्टर पैथोलॉजी ऑफ डिजीज। डू नॉट अल्टर पैथोलॉजी ऑफ डिजीज बट इम्प्रूव द सिम्टम्स। हार्ट फेलियर। देखो पैथोलॉजी पे इनका कोई ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि पैथोलॉजी पे वो कार्डियक रिमॉडलिंग वाली दवाइयां हैं, वो काम की है। वो सिम्टम में हेल्प नहीं करती, लेकिन वो पैथोलॉजी को रिटार्ड कर देती है, बीमारी को बढ़ने नहीं देती। डायूरेटिक्स की खास बात क्या है कि ये पैथोलॉजी पे कुछ भी नहीं करेंगे, नॉट, नो इफेक्ट, लेकिन ये सिम्टम्स को इम्प्रूव कर देते हैं। सिम्टम्स को ये इम्प्रूव कर देते हैं। अब कैसे इम्प्रूव कर देते हैं देखो।
तो पहले तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कैसे इंप्रूव करते हैं। बाय रिमूविंग पेरिफेरल edema एंड pulmonary congestion। क्योंकि डायूरेटिक का काम क्या है, यूरिन को बढ़ाना। तो यूरिन कहाँ से निकलता है, प्लाज्मा से फिल्टर होता है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होने लगेगा। अब हार्ट फेल्योर में हो क्या रहा देखो, या आप यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में हम पैथोलॉजी बता रहे थे, तो हमने बताया था कि अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारे ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में ये है। हम्म? तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है, अल्टीमेटली सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होने लगता है। तो हार्ट फेल होने की वजह से, है ना, हमारा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन या ब्लड वॉल्यूम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब एक तो पहले से ही हार्ट फेल हो रहा था, ऊपर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ब्लड हैंडल करना पड़ेगा। ये वैसे ही हो गया ना कि कुल्ली, मान लो कोई कुल्ली है, अब वो 60 किलो का वजन उठा नहीं पा रहा है, और आपने क्या किया कि 10 किलो और लाद दिया उसको, तो वो क्या करेगा, दिक्कत हो जाएगी उसको, कैसे लेके चलेगा। तो ऐसे ही हार्ट पहले से फेल हो रहा था, कंपनसेटरी मैकेनिज्म ने तो अच्छा काम करा, उसने ब्लड वॉल्यूम इसलिए बढ़ाया था कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए, और स्टार्टिंग में बढ़ भी जाएगा, हमने बताया था। लेकिन लगातार अगर ज्यादा ब्लड को हैंडल करना पड़ेगा, तो हमारी हार्ट की मसल्स थक जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी, और अल्टीमेटली और ज्यादा फेल हो जाएगी। डायूरेटिक क्या करता है, इसी तरीके से ब्लड वॉल्यूम को कम करके, है ना, वो इम्प्रूवमेंट कर देता है। भाई कुल्ली जो है 60 किलो नहीं ले जा पा रहा था, आपने 70 कर दिया। डायूरेटिक ने क्या करा, वजन कम कर दिया, अब 40 किलो ही कर दिया, तो वो कुल्ली दौड़ने लग जाएगा, दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ जाएगा, क्योंकि हमने वजन क्या करा, कम कर दिया। तो ब्लड वॉल्यूम कम करने से कार्डियक की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि पहले पैथोलॉजी पढ़ लो अच्छे से। तो बाय रिमूविंग पेरिफोर, अच्छा पल्मोनरी कंजेशन, अब मान लो अगर जो है हमारा डायूरेटिक दे दिया, है ना, और पल्मोनरी कंजेशन आपका खत्म हो गया, तो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो जाएगा, जो ब्रेथलेसनेस हो रही थी, डिस्कम्फर्ट हो रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बाय रिमूविंग पेरिफेरल edema एंड pulmonary congestion as well as improve the ventricular function by reducing volume overload due to diuretic action। ठीक है, और हमने बताया था आपको कार्डियक एस्थमा, याद है सबको, कार्डियक एस्थमा। और कार्डियक एस्थमा हमने क्या बताया था, मीन एक्यूट एलवीएफ,
हार्ट की वजह से एस्थमा हो जाना, क्योंकि जब एलवीएफ होता है तो लंग में कंजेशन हो जाता है। तो इसमें हम ड्रग क्या देंगे? तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? या चलो ड्रग ऑफ चॉइस ही कर दें, डाईयूरेटिक्स। क्योंकि अगर आप डाईयूरेटिक्स दोगे तो तुरंत आपका लंग में कंजेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और लंग कंजेशन कम होते ही क्या होगा, है ना, कि ब्रेथलेसनेस कम हो जाएगी, एंड ऑक्सीजनेशन इंप्रूव। इसमें क्या होता है, कार्डियक अस्थमा में अगर आप देखो तो कई लोग जो है नेबुलाइजर लगा के सल्बूटामॉल टर्बूटालिन लगा देते हैं। और वो सल्बूटामॉल टर्बूटालिन आप दे दो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ओवरलोड है फेफड़े में। और जैसे ही आप डायूरेटिक्स की एक गोली दोगे वैसे ही मरीज को एकदम बढ़िया लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। ब्रोंकियल एस्थमा में हम लोग सल्बूटामॉल टर्बूटालिन देते हैं, लेकिन कार्डियक एस्थमा में मेन ड्रग जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है वो क्या है? डायूरेटिक। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई है। अब हम लोग तीसरी ड्रग के बारे में पढ़ लें। तीसरी ड्रग हमने बताई थी डायलेटर। और डायलेटर्स का यहाँ पे पूरा नाम क्या हो गया? वेफोडाइलेटर। और वेफोडाइलेटर्स हम लोग तीनों यूज कर सकते हैं जो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, है ना। वो चाहे वेनोडाइलेटर हो, चाहे आर्टेरियोलर डायलेटर हो, और चाहे मिक्स डायलेटर हो। राइट। तो चलो इसको फिर कल देखेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे। और परसों एक्चुअली मैं ट्रेवलिंग में रहूंगा तो परसों वाली क्लास नहीं हो पाएगी। और सैटरडे से फिर हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? एंटी एरिथमिक बता देंगे। एमबीबीएस के कोर्स में वैसे एंटी एरिथमिक होता नहीं है ना, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आउटलाइन बता दूंगा कल। ठीक है, क्योंकि एंटी एरिथमिक जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आप लोगों को पता हो। तो लगभग ये सीएचएफ हमारा खत्म हो गया है, तो सीएचएफ का कल जब हम फाइनलाइज लिमिटिंग वो करेंगे लास्ट में, तो फिर हम वहीं पे एरिथमिया भी कल ही बता देंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट्स।